वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेशन मैकेनिज़्म। ठीक है, इन्फ्लेमेशन मैकेनिज़्म क्या है? ठीक है, इन्फ्लेमेशन की मैकेनिज़्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफाइन कर लिया है कि द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज ए बॉडी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट invasion by pathogens. Why is it important that clotting factors from the circulatory system have access to the injury area? अच्छा, ये यहाँ पर कहते हैं ना कि ये सेकंड लाइन डिफेंस का जो है ना वो पार्ट्स है। ठीक है, और ये जो पैथोजेंस है ना वगैरह पैथोजेंस जो भी इंजरी साइड में आते हैं ना, तो वहाँ पर जो इन्वेजन फाइट करते हैं वो उसके साथ फाइट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसने यही किया है कि क्यों ज़रूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना वो वहाँ पर आती है और कौन इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आप देखिए ना कि जब भी हमारे पास वाउंड हो जाती है, ठीक है, या इंजरी हो जाती है या कहीं पर भी इन्फ्लेमेशंस की साइंस जो है ना वो एक्टिव हो जाती है, जिसमें पेन आता है, रेडनेस आता है, ठीक है, और स्वेलिंग आती है, ठीक है, हीट आता है और लॉस ऑफ फंक्शन समटाइम्स आता है। ठीक है, तो ये 4-5 जो साइंस है ना वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं विदाउट इन्फेक्शंस या जो है विदाउट इंजरी, या जो है ना वैसे ही ब्लड में कोई एलर्जिक रिएक्शंस में या किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो हिस्टामिन रिलीज हो जाती है। ठीक है, जो कि ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अच्छा हिस्टामिन रिलीज हो जाती है कहाँ से? जो इंजरी हुई है, जो इन्फ्लेमेशन टिश्यू हुई है ना, वहाँ पर जो सेल्स है ना उससे हिस्टामिन रिलीज हो जाती है और ये जो है ना आती है यहाँ पर ब्लड सेल्स को सिग्नल देती है। ब्लड सेल्स को जब भी सिग्नल देती है ना, तो यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। परमेबिलिटी मतलब ये जो फ्लूइड्स है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, परमेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है और जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है। ठीक है, डायलेट हो जाता है। डायलेट होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स आती है। ठीक है, तो हिस्टामिन का काम क्या था कि ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना। ठीक है, ब्लड सेल्स उसने एक्टिवेट कर दिए। ठीक है, जिसके ज़रिए से जो नीडेड सब्सटेंस है इन्फ्लेमेशंस की जगह पर वो आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पेगोसाइट सेल्स हो गए। ठीक है, और जो प्लेटेलेट्स है वो हो गए। प्लेटेलेट्स इसलिए लाजमी है, जो इंजरी हुई है ना ये वहाँ पर उसको रिपेयर करे। ठीक है, तो प्लेटेलेट्स इसलिए लाजमी है। ठीक है, उसको रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो कोई भी इन्फेक्शंस हो, बैक्टीरिया वगैरह हो ना, तो वो फेगोसाइट सेल, मैक्रोपेजेस सेल्स सब आते हैं और यहाँ पर इनगल्प करते हैं और इस जगह को साफ करते हैं। ठीक है, हिस्टामिन काज कैपिलरीज टू लीक रिलीज पेगोसाइट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करती है, साथ में जो पेगोसाइट सेल्स है उसको रिलीज करती है, ताकि यहाँ से जो है ना जरासीम को ख़त्म कर दिया जाए और जो टिश्यू है ना उसको रिपेयर करे। ठीक है, अच्छा तीसरा स्टेप्स हमारे पास आता है पेगोसाइट्स इनगल्प बैक्टीरिया, डाइट सेल एंड सेलुलर डिब्रिस। अच्छा, अगर कोई डिब्रिस हो गया है, इंजरी हो गई है या कोई इस तरह डिब्रिस सेल्स की डेथ हो गई है और एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस नेचुरल या इंजरी के ज़रिए होती है, तो ये पेगोसाइट सेल जो है ना उसको इनगल्प करता है। इनगल्प करने के बाद जो है ना ये इसको डाइजेस्ट करता है और एलिमिनेट करता है। ठीक है, ये था तीसरा स्टेप्स। अच्छा, प्लेटेलेट्स मूव आउट ऑफ द कैपिलरीज टू सेल एंड वाउंड एरिया। अच्छा, प्लेटेलेट्स भी यहाँ पर आती है। प्लेटेलेट्स का काम क्या होता है कि वो टिश्यू को रिपेयर करती है। ठीक है, और टिश्यू को फिर ठीक करने में मदद देती है। ठीक है, यहाँ पर प्लेटेलेट्स को आप देख ले कि यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म था। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं उसका स्टेप्स। अच्छा, इसमें रिकग्निशन पैटर्न होता है। पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स
PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। या जो है ना, या हमारे पास होता है आइडेंटिफाई पैथोजेंस एसोसिएट मॉलिक्यूल्स पैटर्न और डिमेज एसोसिएट मॉलिक्यूल्स पैटर्न्स, ठीक है। 2-3 तरह के पैटर्न्स है, ये हमारे पास होते हैं जो कि काम करते हैं, रिकग्निशंस का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेशंस हो गया हो या कोई भी जो है ना इंजरी के ज़रिए या वैसे इन्फ्लेमेशन हो, तो ये रिसेप्टर जो है ना ये रिकग्निशन का काम करता है, ठीक है। वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग पाथवेज, सिग्नलिंग या एनफी आता है, ठीक है। और एक्टिवेट इम्यून सेल एंड इनिशिएट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, यही फैक्टर हमारे पास सिग्नल्स आते हैं और ये जो है ना इन्फ्लेमेशंस को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेटेड, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि वेसल की डायलेटिंग होती है ताकि इंक्रीज हो जाए फ्लो टू द इफेक्टेड एरिया, ब्लड की जो फ्लो है ना वो इफेक्टेड एरिया की तरफ बढ़ जाए, ब्लड में जो प्लाज्मा, ब्लड में जो भी नीडेड सब्सटेंस है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाए, क्लॉटिंग फैक्टर, फेगोसाइटोसिस, ब्लड में सब मौजूद होते हैं ना, तो वहाँ पर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अच्छा, परमेबिलिटी, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज अलाउइंग इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड्स टू एंटर द टिश्यू। अच्छा, ये परमेबिलिटी को एंडोथेलियल सेल्स जो है ना वो थोड़ा सा खुल जाते हैं, ठीक है। परमेबिलिटी यानी एक तरह किस्म की आप कह सकते कि जो कि फ्लूइड का जो रास्ता है ना वो खुल जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल से, ठीक है। तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटमेंट, इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट, ये सारे जो है ना इन्फ्लेमेशन साइट्स पर आते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया या कोई डिब्रस मटेरियल होना, टिश्यू की डेथ हो गई है तो वहाँ पर ये इनगल्फ करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेगोसाइटोसिस, इम्यून सेल इनगल्प पैथोजेंस एंड डिब्रिस, और ये पेगोसाइटोसिस भी इनगल्पमेंट करती है और डिब्रिस मटेरियल हो गए या पैथोजन हो गए उसको जो है ना डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेट करती है, ठीक है, डाइजेस्ट करके। अच्छा, साइटोकाइंस प्रोडक्शन, इम्यून सेल्स रिलीज साइटोकाइंस विच कोऑर्डिनेट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा, इम्यून जो है ना ये जो है ना कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज करती है जो कि कोऑर्डिनेशन करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जो है ना बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग यानी मदद करती है, ठीक है। रिजोल्यूशन, इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व्स थ्रू मैकेनिज्म लाइक एपोप्टोसिस, और जो दूसरा नंबर पर है एफ्रोसाइटोसिस एंड साइटोकाइंस रेगुलेशंस। अच्छा, रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पर जो इसकी जो इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाती है ना, तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, एपोप्टोसिस है, एफ्रोसाइटोसिस एंड साइटोकाइंस। अच्छा, इसी के ज़रिए से जो है ना हमारा जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है वो रिजॉल्व हो जाता है, यानी एपोप्टोसिस और एफ्रोसाइटोसिस से और साइटोकाइंस जो रेगुलेशंस है ना इसके ज़रिए से, ठीक है। एपोप्टोसिस जो सेल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो नेचुरली सेल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर पेगोसाइटोसिस आता है, मैक्रोफेजेस आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है, ठीक है। इसी तरीके से एफ्रोसाइटोसिस में भी यही मैकेनिज्म होता है, साइटोकाइंस में भी होता है। तो ये दो जो है ना इसी के ज़रिए मैकेनिज्म हमारा जो इन्फ्लेमेशन है ना वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। यही तक हमारा लेक्चर था। इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।